लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो है पत्तियों के प्रकार देखे थे कि किस किस प्रकार की होती है ना। तो इसी आधार पर अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक बीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। यानी अगर हम किसी भी पत्ती को लेते हैं एक बीजपत्री पादप की, तो उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हमें कैसे नजर आती है। अभी लग हम लोगों ने तने की पढ़ी, मूल की पढ़ी, एक बीजपत्री तना अंदर से कैसा दिखता है, द्विबीजपत्री जो तना होता है वो कैसे दिखता है, वो सब हमने पढ़ा। तो अभी आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एक बीजपत्री जो पर्ण होती है उसकी आंतरिक संरचना पढ़ना है हमें, और इसे समद्विपार्श्विक पर्ण भी कहा जाता है। समद्विपार्श्विक पर्ण का क्या मतलब है कि इसके जो दोनों तल होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा इसको। जो इसके पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाया उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से पढ़ा दिया है कि इसके आधारीय पृष्ठ या ऊपरी पृष्ठ नहीं होता, दोनों ही पृष्ठ जो होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक लीफ की स्ट्रक्चर बनाऊं ये इस तरीके से, ठीक है, ये पत्ती है कोई भी, इसका ऊपरी पृष्ठ और निचला पृष्ठ, उसके ऊपर जो धूप होती है वो समान मात्रा में पहुंचती है। ठीक है, एक बीजपत्री के, इसीलिए इसके जो बीच में जो उत्तक भरा रहता है वो समान होता है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इसे कहते हैं समद्विपार्श्विक। ठीक है, दोनों ही जो तल है उस पे क्या है, समान उत्तक भरा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर जो जिस प्रकार से ये मेन तने पे लगी हुई होती है, शाखा पे लगी हुई होती है, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि धूप दोनों तरफ क्या पहुंचे, बराबर पहुंचे। इसीलिए उत्तकों के अंदर वाले जो उत्तक होते हैं उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल लीफ जो होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो, ये तो मान लो तना हो गया या कोई भी शाखा है जिसपे पत्ती लगी हुई है। ठीक, उसके बाद एक पतली धागे जैसे स्ट्रक्चर देखते हो, और उसके बाद आप क्या देखते हो, पत्ती देखते हो, है ना। तो यहां पर इस तरीके से ये जो आप पत्ती जो देखते हो ये वाला हिस्सा इसका पर्ण फलक कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ऐसे जाली जैसी स्ट्रक्चर दिखते हो, लाइनें देखते हो, तो इसे कहा जाता है शीरा। और ये जो पतला धागे जैसे स्ट्रक्चर जो लीफ को इस शाखा से जोड़ने का काम करता है वो हमारी स्ट्रक्चर ये कहलाएगी पर्णवृंत कहलाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये शीरा, ये पर्णफलक और ये पर्णवृंत होता है। ये तीन जो है मेन हिस्से हैं लीफ की, जो स्ट्रक्चर है लीफ के जो डिफरेंट टाइप्स है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये तीन चीजें आप ध्यान रखो कि ये जो लाइनें चलती हैं इन्हें शीरा कहा जाता है। ठीक है, ये पत्ती जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, पूरा जो ग्रीन पार्ट एक लीफ का दिखता है ना, जो पूरा ग्रीन ग्रीन हिस्सा वो पर्ण फलक कहलाता है, और धागे जैसी स्ट्रक्चर जो उसको शाखा से जोड़ती है वो पर्ण वृंत कहलाती है। वृंत का मतलब ही होता है धागा। समझ आ गया? अब ये जो एक बीजपत्री पादप होते हैं इनके अंदर समानांतर सीरा विन्यास पाया जाता है। समानांतर सीरा विन्यास के अंदर आप लोग देखते हो, समानांतर का क्या मतलब होता है मैथ्स के अंदर, समान अंतर पर जो लीफ लगी रहेगी वो ऐसे होगी, इधर जितनी है उधर ही गैप इतना होगा। मतलब यहाँ जो गैप होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये जो शिराएं देख रहे हो इनके बीच का जो गैप आपको मिलेगा वो सेम होगा। मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, है ना। तो समानांतर सीरा विन्यास जो होता है वो पाया जाता है, और इसके अंदर ऐसी जाली जैसी स्ट्रक्चर मिलती है इस तरीके से, तो वो जाली का वृत्त कहलाता है। वो हम बाद में इसके प्रकार देखेंगे, तब उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बट ये चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर कौन सा विन्यास पाया जाता है, शिरा विन्यास क्या कौन सा होता है, शिराएं किस रूप में अरेंज होती है, समानांतर विन्यास वाली होती है, समानांतर जो है स्थित होती है एक दूसरे के। समझ आ गया? इसके बाद अब अगर आते हैं हम लोग, ये तो हो गई इसकी एक्सटर्नल चीजें, है ना। अब बात करते हैं हम एक बीजपत्री की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना पढ़ते समय, और इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, हाफ ईयरली के जो पुराने ईयर्स के आप पेपर उठा के देखते हो उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा रहता है, एक बीजपत्री पर्ण या द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए इनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे भी आ सकता है। तो आंतरिक संरचना को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, एक तो बाह्य त्वचा, दूसरा पर्ण मध्योतक, और तीसरा है संवहन पूल। ठीक है, ये जो आप पत्ती देखते हो उसकी ऊपर और नीचे की तरफ ऐसी स्ट्रक्चर,
ठीक है, तो ये होती है बाह्य त्वचा, ठीक है, या अधिचर्म भी बोल सकते हैं इसको। ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसे बोला जाएगा ऊपरी अधिचर्म, ठीक है। ये नीचे की तरफ है तो इसे बोला जाएगा निचली अधिचर्म या बाह्य त्वचा, ये हो गई, ठीक है, ये ऊपरी और निचली। अब उसके बाद ये जो बाह्य त्वचा आप देख रहे हो, इस बाह्य त्वचा के अंदर जितना भी उत्तक ये भरा रहता है ना, ये हमारा कहलाता है पर्ण मध्योतक। पर्ण यानी प्रति, मध्योतक यानी मध्य वाला। किसके मध्य आ रहा है ये? ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म के मध्य में ही तो आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पर्ण मध्योतक, ठीक है। ऐसा उत्तक, तोड़ो इसको, पर्ण मध्योतक यानी उत्तक, तो पर्ण के मध्य में पाया जाने वाला उत्तक, ठीक है। किसके मध्य में आ रहा है? ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म के। तो ये जितना भी उत्तक भरा हुआ है ये हमारा क्या होगा? पर्ण मध्योतक। और इस पर्ण मध्योतक के बीच में जो हमारे जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे वो हमारे क्या होंगे? संवहन फूल, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी पत्ती के, ऊपरी अधिचर्म, निचली अधिचर्म, बीच में संवहन फूल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर, क्योंकि विन्यास जो होता है वो समानांतर होता है, तो सेम डिस्टेंस पर संवहन फूल क्या होंगे? पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है जिनसे मिलकर क्या होती है? हमारी जो पत्ती होती है उसकी आंतरिक संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम बाह्य त्वचा या अधिचर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्ण मध्योतक के बारे में पढ़ेंगे और फिर संवहन फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर आ जाओ, देखो डायग्राम के अंदर यहाँ पर मैंने ये पर्ण मध्योतक की आपको जो नोट्स दिए बेटा आज सुबह, उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये सबसे बाहरी जो लेयर होती है, ठीक है, तो सबसे बाह्य त्वचा जो होती है उसका निर्माण करती है, यानी सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। कोशिकाओं की क्या विशेषता है? बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। अब बेलनाकार कोशिकाएं हैं प्लस इनके ऊपर इस तरीके से उपत्वचा पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना, ऊपरी अधिचर्म पे भी पाई जाएगी और निचली अधिचर्म या बाह्य त्वचा पर भी पाई जाएगी, ठीक है। बाहरी परत बेलनाकार कोशिकाएं होती है और इसको हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, एक तो होती है ऊपरी और एक होता है निचली, ठीक है। 2 नामों से हम बुलाते हैं। जो ऊपर की तरफ बाह्य त्वचा है वो ऊपरी बाह्य त्वचा और ये निचली बाह्य त्वचा। तो ये निचली अधिचर्म या बाह्य त्वचा और ये ऊपरी अधिचर्म या बाह्य त्वचा हम बोलेंगे। इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? उपत्वचा पाई जाएगी जो कि क्यूटिन की बनी होती है। तो नीचे भी पाई जाएगी और ऊपर भी पाई जाएगी। तो ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि इसके अंदर क्या उपस्थित होती है? उपत्वचा उपस्थित होती है। फिर क्योंकि ये बेलनाकार कोशिकाओं की है और देखो एक कोशिकीय परत है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक कोशिकीय परत है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, डबल नहीं है, इसीलिए। प्लस आप इसके अंदर देख रहे हो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? क्योंकि पत्ती है, पत्तियों में ही भोजन निर्माण का काम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, और जो CO2 होती है वो चाहिए होती है पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो कहाँ से आएगी? इस रंध्र के माध्यम से ही आएगी ना। तो रंध्र उपस्थित होते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने रंध्र ऊपर पाए जाते हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं? नीचे भी पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के अंदर ऊपर कम पाए जाते हैं और नीचे ज्यादा पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि ऊपर धूप क्या होती है? ज्यादा लगती है द्विबीजपत्री पादपों में, और नीचे क्या होती है? कम लगती है, इसीलिए, ताकि पानी का लॉस ज्यादा नहीं हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि ऊपर भी जितनी धूप पहुंच रही है पत्ती पे, उतनी ही क्या हो रहा है? एक बीजपत्री में नीचे की सतह पर भी क्या पहुंच रही है? धूप पहुंच रही है। इसलिए रंध्र की जो संख्या होती है, जितनी ऊपरी जो हमारी अधिचर्म है उसमें रंध्र होंगे, उतने ही क्या होंगे? नीचे होंगे, क्योंकि धूप दोनों ही हिस्सों में क्या पहुंच रही है? दोनों ही सतह पर समान पहुंच रही है। तो रंध्रों की संख्या ऊपर और नीचे समान होती है। अब आपने देखा था कि रंध्र जो होते हैं, यानी जो छेद होता है, उसके साइड में जो द्वार कोशिकाएं होती है वो एक बीजपत्री में ऐसे डंबल के आकार की होती है,
ये मैंने आपको जब बाह्य त्वची उत्तक पढ़ाया था तब बताया था, तो ये चीज ध्यान रखो कि इसके ये जो रंध्र है, ये तो रंध्र हो गया, ठीक है। अब रंध्र के दोनों ओर जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है वो डंबल के समान होती है, डंबलाकार होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो एक दो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें तो इस तरह से वृत्ताकार होती है, किडनी के समान होती है, जबकि एक बीजपत्री में रंध्र के दोनों ओर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो डंबल के समान होती है। इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। तो ये मैंने रंध्र जो है वो बना रखा है, ठीक है। रंध्र होता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है? डंबल के समान होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में भी, नीट में भी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि इसमें बुलिफॉर्म कोशिकाएं भी पाई जाती है। पानी का ज्यादा लॉस न हो उसकी वजह से कुछ कोशिकाएं क्या होती है, जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये अपनी आकृति क्या कर लेगी? बढ़ा लेगी, और पानी की कमी होगी तो ये क्या होगी? नीचे धंस जाएगी। तो बुलिफॉर्म कोशिकाएं जो होती है वो कोशिकाएं होती है जो बाह्य त्वचा की तो होती है, पर अपनी आकृति क्या कर लेती है? अपना आकार बढ़ा लेती है। उसके बाद जब पानी ज्यादा लॉस हो रहा होता है तो किसी भी पादप के भाग से, तो वो ऐसे अंदर की तरफ क्या हो जाती है? घूम जाती है, ताकि पानी का लॉस नहीं हो, पानी उसके अंदर सेफ रहे। तो बुलिफॉर्म कोशिकाएं भी जो है एक बीजपत्री पादप जो होता है, एक बीजपत्री पादप के उदाहरण क्या है? मक्का। आपकी किताब के अंदर जो दिया जाता है मेज का पूछ लिया जाता है, मेज हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, जितने भी खदान होते हैं मोस्ट ऑफ, वो सब क्या है? एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री जो पादप है, एक बीजपत्री पादप है, मक्का, चावल और गेहूं, इनके अंदर बाह्य जो त्वचा होती है उसकी ये विशेषता होती। कोमल बेटा नहीं दिख रहा वीडियो, नेटवर्क की वजह से होगा, आपको वीडियो जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, वापस देख लें, ठीक है। तो इसके बाद है ये बाह्य त्वचा हो गई। बाह्य त्वचा के ऊपर उपत्वचा पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है जो कि क्यूटिन की बनी हुई होती है। ये चीज ध्यान रखना, ऊपरी सतह पर भी होती है और नीचे वाली बाह्य त्वचा पर भी होती है। तो ये हो गया हमारा बाह्य त्वचा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक क्या होगा? ये जो आप ऊपरी अधिचम और निचली अधिचम देख रहे हो उसके अंदर इस तरह से मृदुतक उत्तक जो होता है, मृदुतक उत्तक का काम क्या है बेटा? ध्यान रखना, अभी पढ़ाया है लास्ट वीडियो में। मृदुतक, मृदु यानी मीठा, मीठा हमें भोजन लगता है, तो मृदुतक का काम भोजन बनाना है, ठीक है। तो ये जो पर्ण मध्योतक है, यहाँ पर ये मृदुतक उत्तक का मध्योतक है, किसका बना है? मृदुतक उत्तक का। मृदुतक उत्तक है तो क्या पाया जाएगा? हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक होगा तो क्या बनेगा? भोजन बनेगा। आ रही बात समझ में? तो पर्ण मध्योतक जो होता है वो बना होता है मृदुतक उत्तक का, उसमें हरित लवक पाए जाते हैं और ये भोजन निर्माण का काम करता है। उसके अलावा और जो आप चीज देख रहे हो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से आप हरित लवक बना सकते हो इन कोशिकाओं के अंदर। डायग्राम मैंने आपको अच्छे से दिया है, ये इस तरीके से। अब इन कोशिकाओं के बीच में आप अंतरा कोशिक अवकाश देख रहे हो, है ना, गैप देख रहे हो, तो इसमें अंतरा कोशिक अवकाश क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये पर्ण मध्योतक का, पर्ण मध्योतक जो है ये जितनी भी कोशिकाएं हैं वो आपको कैसी दिख रही है? पर्ण मध्योतक की गोलाकार, अनियमित, है ना, और कैसी है? अंतरा कोशिक अवकाश वाली, ठीक है। तो इसकी विशेषता है कि इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं गोलाकार या अनियमित आकार की होती हैं। इनके मध्य क्या होता है? अंतरा कोशिक अवकाश जो होता है वो पाया जाता है। और ध्यान रखना, पर्ण मध्योतक में अगर कोशिकाएं देखो कैसी है? लंबी है इस तरीके से, तब तो इसे बोला जाता है खंभ उत्तक। ये काम आएगा आपके द्विबीजपत्री में, ठीक है। खंभ यानी लंबा। तो अगर पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं लंबी है तो बोला जाएगा खंभ उत्तक, और अगर गोलाकार है तो बोला जाएगा स्पंजी उत्तक। तो यहाँ पर आप कैसी दिख रही है? सारी सेल्स कैसे दिख रही है? एक बीजपत्री में सारी की सारी गोलाकार है। दैट मीन्स कौन सा उत्तक उपस्थित होता है एक बीजपत्री के पर्ण मध्योतक में?
स्पंजी उत्तक होता है, खम्भ उत्तक नहीं होता। खम्भ और स्पंजी दोनों किसमें आएंगे? द्विबीजपत्री में। द्वि यानी दोनों, दोनों किसमें आएंगे? द्विबीजपत्री में। और एक बीजपत्री में सिर्फ कौन सा आएगा? स्पंजी उत्तक। ध्यान रखना। तो आप जब लिखोगे इसके बारे में तो पर्ण मध्योतक जो है वो उत्तक है जो किसके बीच में आता है? बाह्य त्वचा या अधिचर्म, ऊपरी अधिचर्म निचली अधिचर्म के बीच में पाया जाने वाला उत्तक पर्ण मध्योतक कहलाता है। क्यों होता है? ये समान प्रकार का उत्तक होता है, स्पंजी प्रकार का। स्पंजी प्रकार का इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की मात्रा है वो ऊपरी तल और निचले तल पर, दोनों ही तल पर क्या पहुंच रही है? समान। इसलिए उत्तक जो है वो सेम आकृति के होते हैं। उत्तकों की आकृति में कोई जो है वेरिएशन नहीं मिलती है। सारे के सारे उत्तक जो है वो स्पंजी होते हैं। और जैसे ही स्पंजी नाम याद आ जाए तो समझ जाना कि कोशिकाएं गोलाकार होती है, मृदुतक उत्तक की बनी हुई होती है, अनियमित आकार की होती है। इनके अंदर अंतरा कोशिक अवकाश जो है वो पाया जाता है। प्लस इसके अंदर क्योंकि ये मृदुतक है तो मृदुतकीय होने के कारण इसमें विशेषता ये है कि ये जो है हरित लवक युक्त होती है और हरित लवक होने की वजह से ये भोजन का क्या करेगी? निर्माण करेगी। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो एक बीजपत्री है उसका पर्ण मध्योतक किसका बना होता है? स्पंजी उत्तक का बना होता है। ओनली स्पंजी उत्तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि धूप दोनों हिस्सों पर बराबर पहुंचती है। उसके बाद यहाँ पर इस पर्ण मध्योतक के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? संवहन पूल पाए जाते हैं, जो कि क्या है? इसका तीसरा पार्ट है ना। अब संवहन पूल कैसे देख रहे हो आप? संयुक्त, संयुक्त है क्योंकि यहाँ पर जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये तो फ्लोएम हो गया आपका, ठीक है, और ये जाइलम हो गया बाहर की ओर। ठीक है, तो ये संयुक्त प्रकार के हो गए। समपार्श्विक हो गए क्योंकि एक तरफ जाइलम आ रहा है और एक तरफ फ्लोएम आ रहा है, उभय फ्लोएमी नहीं है ना, तो यहां पर ये समपार्श्विक हो गया, समपार्श्विक। अब कहीं पे एधा हो रही है क्या? पत्तियों के अंदर, क्योंकि द्वितीय वृद्धि पाई नहीं जाती है ना, चौड़ाई थोड़ी बढ़ाती है पत्तियां। ठीक है, तो क्योंकि द्वितीय वृद्धि नहीं होती इसीलिए इसमें क्या है? एधा भी अनुपस्थित है। ठीक है, संयुक्त हो गई, समपार्श्विक हो गई और अवर्धी प्रकार हो गया। अवर्धी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जाइलम और जो फ्लोएम है उसके बीच में जो एधा होती है वो नहीं है। ठीक है, तो ये जो संवहन पूल है उनकी विशेषता है कि संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं और अवर्धी प्रकार के होते हैं। अवर्धी प्रकार यानी एधा नहीं पाई जाती, इसीलिए एक बीजपत्री पर्ण की जो द्वितीय वृद्धि है वो पाई नहीं जाती। एक बीजपत्री पादप जितने भी भाग लो, चाहे जड़ ले लो, तना ले लो, किसी में भी उसमें एधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि द्वितीय वृद्धि नहीं होती। प्लस एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पर इन संवहन पूल के चारों ओर क्या होगा? एक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। ठीक है, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं का इस तरह से आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है पूल आच्छंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि इसमें क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर एक जैकेट के समान कोशिकाओं से बनी हुई संरचना होती है जिसे बोला जाता है पूल आच्छंद कहा जाता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, पूल आच्छंद जो होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर मैंने एक चीज लिखी है, क्रेंज एनाटॉमी। ये क्या चीज होती है? क्रेंज शारीरिकी। बाकी सारी चीजें आपको नोट्स के अंदर समझ में आएगी पर ये चीज नहीं समझ में आएगी। क्रेंज शारीरिकी क्या होता है? देखो बेटा, ये जो आप पूल आच्छंद देख रहे हो, जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर कोशिकाओं का ये जो आवरण देख रहे हो इसे हम बोल रहे हैं पूल आच्छंद। ठीक है, तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, लेकिन इस हरित लवक के अंदर आपको मैंने ऐसा बताया था कि ये ग्रेना होते हैं ना, तो ये जो ग्रेना होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ग्रेना जो है हरित लवक में नहीं पाए जाते। किसके अंदर? ये जो पूल आच्छंद की कोशिकाएं देख रहे हो उसका जो हरित लवक होता है उसके अंदर ग्रेना नहीं होते। ठीक है, ग्रेना नहीं होते, पर फिर भी ये हरित लवक किसमें मदद करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। तो ये इस तरीके के उत्तकों का इसके अंदर पाया जाना, ठीक है, इसे हम कहेंगे क्रेंज शारीरिकी। कि पूल आच्छंद की जो कोशिकाएं होती हैं
उन कोशिकाओं का जो हरित लवक होता है उसके अंदर ये जो सिक्के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे ग्रेना कहा जाता है, ये ग्रेना नहीं पाया जाता और फिर भी ये हरित लवक किसमें मदद करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। तो इसे हम कहते हैं क्रेंज शारीरिकी। ठीक है, तो इस गुण को जो एक बीजपत्री पादप है उनकी जो पत्तियों के पूर्ण आच्छादन का ये जो गुण है उसे क्रेंज शारीरिकी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो आप संवहन पूल देख रहे हो, ये पूल आच्छादन, इसके बाहर यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे ये दृढ़ोतक जो है वो इसकी अधिचर्म तक फैला रहता है। ये जो मैंने बनाया ना, ये और ये क्या है? दृढ़ोतक है। ये संवहन पूल को अच्छे से बांधे रखने का काम करता है पर्ण मध्योतक के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्ण मध्योतक में बहुत ज्यादा क्या है? अंतराकोशिक अवकाश आपको देखने को मिलता है। तो जो संवहन पूल होते हैं उसके ऊपर और उसके नीचे क्या पाए जाते हैं? दृढ़ोतक पाया जाता है। ये दृढ़ोतक है जो कि इसके अधिचर्म तक फैला रहता है। तो ये आपकी किसकी संरचना हो गई? एक बीजपत्री पर्ण की क्या हो गई? संरचना हो गई।